दोस्तों नमस्कार। चित्रकूट एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इस क्लास में उसके आगे से देखेंगे। तो आता है अगला टॉपिक ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को इस क्लास में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि इसको किस वैज्ञानिक ने बनाया था, किसने इसको डेराइव किया। तो 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कि एक जर्मनी के भौतिक विज्ञानी थे, इन्होंने और एक गणितज्ञ भी थे, इन्होंने किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच में एक परस्पर संबंध स्थापित किया और यही ओम का नियम कहलाता है, या इसको हम ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने किसी तार में प्रवाहित धारा आई और सिरों के बीच, उस तार के सिरों के बीच विभवांतर V के बीच एक संबंध स्थापित किया और यही संबंध आगे चलकर ओम का नियम कहलाया। ओम के नियम के अनुसार समान तापक्रम पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल तो यहाँ से ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये संबंध इन्होंने स्थापित किया। माना कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V हो तो ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R, V इज इक्वल टू IR, और यही ओम का नियम कहलाता है, ओम का संबंध कहलाता है। अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो I इज इक्वल टू होगा V अपान R। तो इस संबंध से और भी फार्मूले बनेंगे, जहाँ I विद्युत धारा, V विद्युत परिपथ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर तथा R स्थिरांक या नियतांक है, कांस्टेंट है। R यहाँ पर एक कांस्टेंट है। R को तार का संवाहक प्रतिरोध कहते हैं। R को तार का या संवाहक का प्रतिरोध कहते हैं। अब इस व्यंजक को ओम का नियम कहते हैं, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि V इज इक्वल टू IR, इस संबंध को ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा के बढ़ने पर विभवांतर घटता है। ओम के नियमानुसार विद्युत धारा के बढ़ने पर विभवांतर घटता है तथा विद्युत धारा के घटने पर विभवांतर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनमें संबंध होता है कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा के बढ़ने पर विद्युत धारा V इज इक्वल टू IR होता है। तो विद्युत धारा के बढ़ने पर, विद्युत धारा के बढ़ने पर क्या होता है? विभवांतर घटता है। जैसे ही विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही इंक्रीज हुई तो ये V घट जाएगा, और जैसे ही विद्युत धारा घटेगी तो ये बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम V का मान निकालें, यहाँ पर यदि मान लीजिए I का मान 10 है और इस कांस्टेंट का मान कुछ मान लीजिए 1 है, तो V का मान 10 आएगा। और यदि ये घट जाएगी I, तो V का मान क्या होगा? बढ़ता है। इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल के रूप में था। अब देखेंगे ओम के नियम की व्याख्या। ओम के नियम की व्याख्या किस प्रकार से होगी?
तो पहला पॉइंट है इसमें कि विभवांतर के बढ़ने के साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है। विभवांतर V इज इक्वल टू आई आर, तो विभवांतर के बढ़ने के साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है। ये आपका पहला पॉइंट है। जब विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि विभवांतर के घटने के साथ विद्युत धारा भी घटती है। जब ये घटेगा विभवांतर तो विद्युत धारा भी घटेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि विभवांतर नियत विद्युत धारा के घटने पर प्रतिरोध R का मान बढ़ता है तथा विद्युत धारा I के मान के बढ़ने पर प्रतिरोध R का मान घटता है। इसमें उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ से V बराबर आई आर है, तो यहाँ से R का मान यदि हम निकालें तो V अपान I हो जाएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में कि नियत विद्युत धारा के घटने पर, विद्युत धारा के घटने पर R का मान बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर V का मान आप मान लीजिए कि 10 है और I का मान कह रहा है कि I का मान घटने पर, I का मान यदि 1 है तो यहाँ पर R का मान 10 आएगा। और यदि ये बढ़ जाएगा विद्युत धारा तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि V का मान वही है 10 और I का मान भी 10 हो गया, यानी I का मान बढ़ गया, तो यहाँ से R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 10 अपान 10 यानी ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये घट जाएगा। विद्युत धारा के बढ़ने पर यह घट रहा है और विद्युत धारा के घटने पर यह बढ़ रहा है। इस प्रकार से यदि विद्युत धारा घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा और यदि विद्युत धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ये इनमें इन्वर्सली संबंध होता है। इस प्रकार से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से विद्युत धारा के बढ़ने या घटने पर प्रतिरोध किस प्रकार से बढ़ता या घटता है। तो इसको आप समझेंगे और इसके आगे चलेंगे। तो अगला पॉइंट ये है कि नियत विद्युत धारा I विभवांतर V के बढ़ने पर प्रतिरोध R बढ़ता है। विभवांतर V के घटने पर प्रतिरोध R का मान घटता है। V बराबर आई आर। तो इस पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि विद्युत धारा I पर विभवांतर V के बढ़ने पर, विभवांतर V के बढ़ने पर R का मान, तो R बराबर V अपान I। तो विभवांतर V के बढ़ने पर क्या होता है, R का मान बढ़ता है। जैसे ही V का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो R का मान भी बढ़ेगा। V का मान बढ़ने पर R का मान बढ़ता है तथा V का मान घटने पर R का मान भी घटता है। इसका मान यदि बढ़ेगा, एक नियत विद्युत धारा पर बात हो रही है, यदि I की वैल्यू फिक्स कर दी जाए, 1 एम्पियर कर दी जाए, तो कह रहा है कि इसके बढ़ने पर, V के बढ़ने पर R भी बढ़ेगा। यदि V की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो 10/1 यानी ये 10 ही रहेगा, यानी ये V के बढ़ने पर R भी बढ़ रहा है। और V यदि घटेगा, V यदि घटेगा तो R भी घटेगा। यहाँ पर V हमने 5 ले लिया तो R भी 5 हो गया। इस प्रकार से विद्युत विभवांतर के बढ़ने पर धारा बढ़ती, प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत विभवांतर के घटने पर प्रतिरोध घटता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q अपान T, I बराबर जो होता है Q अपान T, ये फार्मूला होता है। आपने विद्युत के
पहले ही क्लास में आपने ये फार्मूला देखा था कि I बराबर Q अपॉन T, अतः ओम के नियम के व्यंजक में I का मान Q अपॉन T रखने पर यदि हम इस व्यंजक में I की जगह Q अपॉन T रखें, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T फार्मूला होता है, यदि हम इस व्यंजक ओम के नियम में I की जगह पर Q अपॉन T रख दें तो यह इस प्रकार से होगा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन T इंटू R। तो अगर V की वैल्यू यहाँ से निकालें तो V इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन T। इस प्रकार से यदि यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा QR, और यहाँ से R की वैल्यू यदि निकालेंगे तो R इज इक्वल टू VT अपॉन Q। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालना चाहें या V की वैल्यू यदि निकालें तो V इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा QR अपॉन T। ये पहले ही आप यहाँ पर निकाल चुके हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद Q की वैल्यू निकाल सकते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से VT अपॉन R। इस तरह से एक फार्मूला यहाँ से, ये आवेश को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आवेश को भी इस प्रकार से Q इज इक्वल टू VT अपॉन R। तो इतने फार्मूले यहाँ से निकल कर सामने आए। तो इन फार्मूलों को आप ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि इनका यूज आगे न्यूमेरिकल्स में भी होगा। ये वही फार्मूला है Q इज इक्वल टू VT अपॉन R। चूँकि विभवांतर V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। अब यहाँ से और फार्मूले बनेंगे, क्योंकि विभवांतर जो होता है वो होता है कि आवेश द्वारा किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य और बटे जो है विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो अब हम Q इज इक्वल टू VT अपॉन R, तो V की जगह में हम क्या रख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR में हम V की जगह W अपॉन Q रख सकते हैं। इसको समीकरण दे दीजिए तो समीकरण 1 से इसमें ओम के नियम में V का मान रखने पर तो ये हो जाएगा W अपॉन Q इज इक्वल टू IR। इस प्रकार से होगा। तो यदि हम W का मान यहाँ से निकालें तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा IQ इंटू R। W इज इक्वल टू IQR, और यहाँ से आप और भी मान निकाल सकते हैं। ये आपका W का मान आया। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I और R इसके बटे में जाएंगे तो W अपॉन IR। ये एक फार्मूला यहाँ से निकल कर आया। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों को आपको समझना है यहाँ पर, बल्कि रटना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है कि इधर से उधर जाएगा तो बटे में, या गुणे में है तो वो भाग में ही जाता है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई इतना कठिन मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो I, यदि I की वैल्यू निकालें तो यहाँ से इस इक्वेशन से तो I इज इक्वल टू ये W अपॉन QR। तो ये एक फार्मूला यहाँ से हम धारा की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू W अपॉन QR। ये एक फार्मूला यहाँ से निकल कर आया। अब क्या बचा R की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो ये होगा R इज इक्वल टू यहाँ से W अपॉन
आई क्यू, W अपान आई इंटू क्यू। तो इस प्रकार से इतने फार्मूले यहाँ से निकल कर आए। ये जो पहला फार्मूला था, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से 4 फार्मूले यहाँ से निकल कर आए। ओम के नियम में V की वैल्यू W अपान Q रखने पर। तो इस प्रकार से इसको आपने समझा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कि विभवांतर V वर्सेज विद्युत धारा I के बीच ग्राफ। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचने पर किस प्रकार से यह कर्व को प्रदर्शित करता है। तो आइए इसको समझते हैं। विभवांतर V के मुकाबले विद्युत धारा I का ग्राफ खींचने में मूल बिंदु से गुजरने वाले एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचने पर किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, तो आप आंसर देंगे कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो यह बतलाता है कि VI, ओम के नियम में जो VI है उसका मान एक नियत अनुपात होता है। V और I का जो अनुपात है, V और I, इसका एक सरल अनुपात होता है, एक नियत अनुपात होता है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, इधर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो इस ग्राफ को इधर एक बार खींच के आपको दिखाते हैं। तो ये ग्राफ है आपका, ये है, यहाँ पर करंट है एम्पियर में, करंट यानी I, ये आपका I का मान है, और इधर ऊपर की तरफ विभवांतर V। इस प्रकार से ये 2 है, 20 2 1.6 1.2 0.8 और यहाँ पर 0.4। इसी प्रकार से करंट में 0.1, फिर 0.2, यहाँ पर 0 मूल बिंदु होगा और ये होगा 0.3। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, 0.5 और 0.6। इस प्रकार से अब इसमें आप ग्राफ को खींच सकते हैं। तो ये जो ग्राफ प्राप्त होता है, इसमें ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा हमें मूल बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है या प्राप्त होती है। अर्थात विभवांतर V तथा विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। विभवांतर V तथा धारा I का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और ये आपने पीछे अभी देखा ही, V = IR और V/I = R। तो यही R जो है यही एक नियतांक है और इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये जो है R एक नियतांक है और V/I जो इनका अनुपात है ये एक नियतांक होता है। इस प्रकार से ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये ग्राफ एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है प्रतिरोध। जिस कांस्टेंट की बात अभी तक हम कर रहे थे वही अब आगे का जो आपका टॉपिक है वही है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, यह कैसे प्राप्त हुआ और किस प्रकार से यह निकल कर आता है, तो आइए देखते हैं। एक सुचालक विद्युत धारा को संवहित करता है।
एक सुचालक विद्युत धारा को अपने में से होकर गुजरने देता है या प्रवाहित होने देता है, परंतु कोई भी सुचालक विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता। कोई भी सुचालक विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने नहीं देता है। सुचालक का एक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सुचालक का यह एक गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और यही प्रतिरोध कहलाता है। विरोध का मतलब वह रोक लगा रहा है, सुचारू रूप से विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोक रहा है, विरोध कर रहा है, और यही विरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध पदार्थ का एक सहज गुण है। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध पदार्थ का एक सहज गुण है। प्रतिरोध को अंग्रेजी के अक्षर R से निरूपित करते हैं। प्रतिरोध को अंग्रेजी के अक्षर R से निरूपित करते हैं। तो प्रतिरोध में इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद आगे देखेंगे प्रतिरोध में ही। तो ओम के नियम के अनुसार किसी सुचालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है, और यही नियतांक प्रतिरोध कहलाता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और विद्युत धारा I का अनुपात प्रतिरोध R कहलाता है। R इज इक्वल टू V अपान I, R इज इक्वल टू V अपान I। इसमें आप मैथमेटिक्स में इसको इधर लिखें या इधर, वो बात एक ही होती है। तो समझने के लिए आप इसको R इज इक्वल टू V अपान I भी लिख सकते हैं। तो यह अनुपात जो है ये प्रतिरोध कहलाता है। इसे ओम के प्रतिरोध का नियम भी कहते हैं। इस इक्वेशन को ओम के नियम का, ओम के प्रतिरोध का नियम भी कहते हैं। इसके बाद ओम के नियम के अनुसार किसी सुचालक के बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। इस प्रकार से प्रतिरोध R विभवांतर प्रतिरोध R इज इक्वल टू होगा विभवांतर V अपान विद्युत धारा I। तो R इज इक्वल टू V अपान I ओम का नियम, और यही आपका ओम का नियम है। इसके बाद प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, और यह मात्रक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही रखा गया, क्योंकि उन्होंने ओम का नियम स्थापित किया और उन्हीं के नाम पर इसके प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा, ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से निरूपित किया जाता है। इसको आप अच्छे से बनाना सीखेंगे। ये आपका ओमेगा होता है। तो प्रतिरोध को इस मात्रक नाम जॉर्ज ओम के नाम पर उनकी प्रतिष्ठा के रूप में दिया गया, जैसा कि पीछे अभी हमने आपको बताया पहले ही कि इसके जो मात्रक का नाम है वह वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही रखा गया है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, और इसका नाम
वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। जैसे प्रतिरोध का मात्रक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया, इसी प्रकार वोल्ट मात्रक जो है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, उसको वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। विद्युत धारा I का SI मात्रक आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ये आपका I का मात्रक है और ये प्रतिरोध R का मात्रक ओम, और इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका V का मात्रक होता है वोल्ट। तो इस प्रकार से ये तीनों के मात्रक यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो ओम के नियम के अनुसार, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि R = V/I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो, तो वहाँ पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो, तो वहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो I वहाँ पर जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। तब चालक का प्रतिरोध R क्या होगा? 1 ओम का होगा। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित होगा, तो उसमें विद्युत धारा भी 1 एम्पियर की होगी, और उसमें जो प्रतिरोध होगा वह भी 1 ओम का होगा। अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ओम के नियम के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, I = V/R होता है। तो इसी नियम के अनुसार ये यदि हम यहाँ से R का मान निकालें तो R = V/I हो जाएगा, और यही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इस प्रकार से किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I = V/R। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I = यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें 1/R × V, तो इसमें आप देख रहे हैं 1/R इस धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगला पॉइंट है कि अर्थात प्रतिरोध के बढ़ने से विद्युत धारा घटती है। यदि ये बढ़ेगा प्रतिरोध, तो विद्युत धारा घटेगी। यदि हम प्रतिरोध का मान यहाँ पर 10 लेते हैं, तो धारा का मान जो होगा वो घट जाएगा। I = हो जाएगा 0.1। इसका मतलब प्रतिरोध के बढ़ने पर धारा का मान घटता है। यदि मान लीजिए पहले धारा कुछ और रही होगी, 1 रही होगी, और जब प्रतिरोध 1 रहा होगा, यदि प्रतिरोध यहाँ पर 1 रखेंगे तो धारा भी 1 के बराबर आएगी, और यदि प्रतिरोध को बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे, तो धारा 0.1 हो जाती है। अर्थात यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। प्रतिरोध यदि दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यहाँ पर इसको समझेंगे, I = 1/R। यदि हम R को यहाँ पर कितना लेते हैं कि 2 लेते हैं, यदि R की वैल्यू 2, तो I की वैल्यू जो आएगी वह 0.5 के बराबर आएगी। यहाँ पर भाग देकर आप चेक कर सकते हैं
और ये 5, इस प्रकार से 0.5 के बराबर आएगी। तो इसको आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध के दोगुना होने पर धारा आधी हो जाती है या धारा का मान आधा रह जाता है। इस प्रकार से इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और देखने में ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। तो आइए चलते हैं आज के सवाल पर। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल, आज का सवाल है ओम के नियम को परिभाषित करते हुए इसका व्यंजक लिखिए। और दूसरा सवाल है कि धारा के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।